अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू अनदर लाइव सेशन ऑर्गेनाइज पॉडकास्ट ग्रो टुगेदर। नवंबर के महीने में हमारी ज़्यादा मुलाकातें नहीं हो पाई। एक मुलाकात हुई थी कुछ टाइम पहले, आई गेस 14th को हमने कोई सेशन लाइव किया था। उसके बाद हमने आज फैसला किया कि वापस आपके पास आया जाए एक अच्छे से गेस्ट के साथ और एक अच्छी जर्नी को डिस्कस किया जाए। तो अस्सलाम वालेकुम फुरकान। Assalamu alaikum, Mudassir. Thank you for having me on your show. नहीं, थैंक यू सो मच फुरकान फॉर एक्सेप्ट इनविटेशन। और इस टाइम पे खास तौर पे जब सैटरडे नाइट हो जहाँ पे इसका एक अलग ही मज़ा होता है कि एंजॉय करने का, ठंडा मौसम है, बाहर घूमने फिरने का, तो उस टाइम पे टाइम निकाला। और फीफा भी चल रहा है वर्ल्ड कप। तो Hmm. आई डोंट नो इस टाइम में मैचेस हो रहे होते नहीं होते, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम बहुत ही कोई लेस इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स की साइड पे। तो बस जो सुनने में आ रहा होता है तो पता चलता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। आपको कैसा इंटरेस्ट है इसकी तरफ? तो फाइनल वो तो फीफा को तो आप फॉलो कर रहे हैं, खास तौर पे जो अरब कंट्रीज ने परफॉर्मेंस दी है इस वर्ल्ड कप में। और जी जी तो जी। ग्लोबली बड़ा बड़ा ही ये फीफा वर्ल्ड कप मशहूर हुआ है। तो हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ द वर्कलोड एट माय ओन स्टार्टअप। बट देन अगेन आई एम फॉलोइंग हाउ एक तो आई गेस कतर की वजह से भी काफ़ी हाइप है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसे मेजर हो रहा अपसेट्स है। हुए हैं, आप देख रहे हैं जर्मनी के साथ अपसेट हाँ, हुआ। मैंने आज फेसबुक पे देखा क्योंकि बस वापस जा रही थी। तो हम्म, स्पेन के तो साथ अपसेट हुआ, जापान ने उनको हराया है, मोरक्को ने बेल्जियम को हरा दिया। तो काफी अपसेट्स हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। तो मैं तो कह रहा हूँ दिस वर्ल्ड कप इज बेसिकली फॉर द अंडरडॉग्स। तो ज्यादातर जो है आप देखें, जो वैसी कंट्रीज हैं वो जीत रही है ये वाला मैचेस जो है वर्ल्ड कप में। डिस्कस करेंगे आपकी लाइफ ये सब कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसी रही? हम्म। So मेरा बैकग्राउंड, सो आई एम born and raised in कराची। आई एम अ प्योर कराचीite। आप कहते हैं ना जो कराची में ही अपनी लाइफ गुजारी है। तो आई एम born and raised here in द मेजर इसी सिटी में ही मेरा ज़्यादा वक्त गुजरा है। माई अर्ली एजुकेशन वाज फ्रॉम कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो मेरी जितनी भी इनिशियल स्कूलिंग थी वहीं कराची में कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन से हुई। जब यूनिवर्सिटी का मौका आया तो आई बेसिकली wanted to pursue towards something which was more fascinating towards me, which was obviously computer science, around in 2016 when I was looking for my university। तो उसमें उसी वक्त एक लोकल यूनिवर्सिटी खुली थी कराची में, उसका नाम है हबीब यूनिवर्सिटी। So I was very curious to know what liberal arts is, और लिबरल आर्ट्स के बारे में बड़ा वो प्रमोट कर रहे थे। तो मैं गया वहाँ पे फैकल्टी से मिला, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय व्हाट दे वांटेड टू डू एट दैट टाइम। उस वक्त उनके 2 ही बैचेस गए थे। तो अगर 2016 में अगर मैं जब जा रहा था, आई वाज पार्ट ऑफ द थर्ड बैच। तो मैंने और भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, एनईटी थी, नर्स थी। तो आई रियली लाइक हबीब और उनका जो करिकुलम था, बिकॉज़ लिबरल आर्ट्स का करिकुलम जो होता है, इट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक कोर्सेज़ आउटसाइड ऑफ योर डोमेन एज़ वेल। तो फिर मैंने हबीब यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में एनरोल किया। एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय मेजर कंप्यूटर साइंस, आई आल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू मल्टीपल माइनर्स। तो मेरा एक माइनर तो मैथमेटिक्स में था जो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो दूसरा माइनर which I also wanted to complete but I couldn't complete was in the field of music. तो हबीब यूनिवर्सिटी has a center for South Asian music। उनका पूरा साउथ एशियन म्यूजिक एक सेंटर है where you could also take classes for South Asian instrument like Eastern violin, sitar, tabla, वोकल्स। तो उसके साथ उनकी पूरी थ्योरी भी पढ़ाते हैं कि हिस्ट्री ऑफ साउथ एशियन म्यूजिक एंड हाउ म्यूजिक कैन कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो एक कोर्स है म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। तो मैंने वो कोर्सेज लिए और मुझे बड़े अच्छे लगे, बड़ा मजा आया। तो मैंने अपना माइनर जो है एक म्यूजिक में भी परसू किया, साथ साथ कंप्यूटर साइंस के। तो जब मैं अपने फाइनल ईयर के करीब पहुंचा तो आई आई टुक ऑलमोस्ट जो मेजर रिक्वायरमेंट्स की डिग्री जो मैंने कंप्लीट कर ली थी। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो जो मेरी पहली जॉब लगी कराची में, वो एक डिलॉयट एक कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, ग्लोबली है वो। उसके यहाँ पे चैप्टर्स हुआ करते थे। तो पाकिस्तान में एक चैप्टर हुआ करता था डिलॉयट का, जिसमें मुझे एज फाइनेंशियल एनालिस्ट पोजीशन मिली। सो आई वाज अ कंप्यूटर साइंस मेजर, मेरी डेटा साइंस की एक्सपर्टीज थी। डेटा साइंस इन इटसेल्फ इज नथिंग अंटिल अनलेस इट इज अप्लाइड टू अ सर्टेन फील्ड। तो आपकी हेल्थ केयर होती है, आपकी इंजीनियरिंग होती है, इसी तरह फाइनेंस की फील्ड में भी डेटा साइंस की एप्लीकेशंस हैं। तो मैं उधर गया, आई वाज वर्किंग ऑन क्रेडिट मॉडल्स, यानी जो कम बैंक्स लोगों को लोन्स देने हैं उसकी डिफ़ॉल्ट प्रेडिक्शन के मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा था। तो 2020 का टाइम है जब व्हेन आई ग्रेजुएटेड। तो 2020 का आपको पता है अप्रैल और मार्च के बीच में कोविड का पीक आ गया था पाकिस्तान में। तो
यूनिवर्सिटी सारी वर्चुअल चली गई थी, ऑफिस हुँ। स्पेसेस वर्चुअल चले गए थे। तो उसी टाइम आई बिकॉज़ आई वाज़ अ कंप्यूटर साइंस मेजर, आई वाज़ वर्किंग इन अ फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, तो वहाँ पे ज़्यादातर मेजॉरिटी जो लोग थे वो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स थे, यानी आइदर दे हैव डन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए किया हुआ था, एसीसी किया हुआ था, या इकोन मेजर से या सीएफए चार्टर्ड होल्डर्स थे। तो आई हर्ड पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल वर डिस्कसिंग एन अपॉर्चुनिटी, दे वर सेइंग कि यार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हैज़ क्रैश्ड टुवर्ड्स लोएस्ट, और दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट मनी इन ब्लू चिप स्टॉक्स। अब मुझे ये भी नहीं पता ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, बाद में पता चला ब्लू चिप स्टॉक्स से मुराद वो कंपनी के शेयर जो कि बहुत रिलायबल और स्टेबल कंपनी होती हैं, लाइक एचबीएल हो गया, एंग्रो हो गया, बड़ी कंपनीज जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग, जिनकी फाउंडेशंस हैं। तो दे वर डिस्कसिंग एन अपॉर्चुनिटी कि इफ वी इन्वेस्ट मनी इन ब्लू चिप स्टॉक्स एंड व्हेन द स्टॉक मार्केट रिकवर फ्रॉम कोविड, we'll be able to book 2 times or 3 times of what we have invested in फुरकान no सॉरी मैं time, कट यानी करूँगा। मैं भी आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँ स्कैम थोड़े से स्टॉक की। ये रिसेंटली मैं एक स्टॉक फॉलो कर रहा था सिस्टम लिमिटेड, अगर आई गेस आपने उसको देखा तो 800 समथिंग पे था। तो रिसेंटली वो 367 पे आया था। तो मैंने कहा यार आज करता हूँ, कल करता हूँ। मैं उसको फॉलो करता था बट मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाया। मैं अब उसको रिसेंटली देखा तो आई गेस 502 पे गया हुआ था। तो मैं बताता हूँ अपने बच्चों को जब पढ़ा रहा होता हूँ यार मुझे पोटेंशियल लॉस हुआ है 80-70 हज़ार का। तो वो चीज़ होती है जब स्टॉक मार्केट बड़ी मज़े की, अगर आप उसको सही से स्टडी करो फिर उसमें इन्वेस्ट करो। हुँ। तो यही क्यूरियोसिटी हुई मुझे, क्योंकि आई डिडन्ट हैव एनी बैकग्राउंड इन फाइनेंस, ज़ीरो नॉलेज थी इन्वेस्टमेंट की। तो मैं बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ मैंने कहा, मैं, मेरा एक बैचमेट हुआ करता था, वो भी कंप्यूटर साइंस मेजर था, हू इज़ करंटली द को-फाउंडर ऑफ वाईपी फाइनेंशियल सर्विसेज विद मी। तो आई डिस्कस्ड द अपॉर्चुनिटी विद हिम, और मैंने कहा यार हम भी इन्वेस्ट करते हैं, व्हाई शुडंट वी मेक प्रॉफिट्स, और जो भी हमारी छोटी-मोटी सेविंग्स हमने की हैं, हम भी इन्वेस्ट करके देखते हैं ये जो अपॉर्चुनिटी डिस्कस करें। तो हम खुद ही अपनी रिसर्च करते-करते, पूछते-पाछते आई चंडीगढ़ रोड पहुँच गया, व्हिच इज़ काइंड ऑफ अ वॉल स्ट्रीट फॉर पाकिस्तान। उधर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में गए, वहाँ वी वेंट टू 3rd फ्लोर। पूछते-पाछते उधर एक ब्रोकरेज फर्म के पास गए और हमने कहा हमें अपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारा हमारा अकाउंट खोल दें। So they shared a huge list of documents that we need to bring in to open our account, और उन्होंने कहा कि आपको ये सारे लेके खुद आना पड़ेगा ताकि आप बायोमेट्रिक करें। एंड it was the time of peak COVID, and it took us more than 7 to 8 working days just to open our first brokerage account and to make our first investment into the regulated capital markets of Pakistan, यानी स्टॉक एक्सचेंज। तो हमने कहा यार ये तो बड़ी एक हैसल जर्नी है, एक तो अवेयरनेस नहीं है, हम जैसे मिलेनियल्स और जेन ज़ी हैं जो कि ग्रेजुएट हुए हैं, ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, और जो है अगर नॉलेज है भी तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो ये बड़ा एक हैसल प्रोसेस, तो हमने कहा इस पे हमने काम करना स्टार्ट किया। हमने कहा दिस इज़ समथिंग दैट दैट रियली नीड्स टू बी रिज़ॉल्व्ड, और इस पे फिर हमने अपने आइडिया को इंक्यूबेट करने के लिए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में अप्लाई किया। उनका कोहोर्ट 5th था, आई थिंक अराउंड 2020 में, तो वहाँ अप्लाई किया। एंड थ्रू एनआईसी हमने काफ़ी मेंटरशिप ली, रिफाइन किया अपना आइडिया। वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय 1 to 2 एंजल काइंड ऑफ बोर्ड एडवाइजर्स जो कि डोमेन एक्सपर्टीज रखते थे, क्योंकि हमारा तो बैकग्राउंड टेक से था। वी ऑनबोर्डेड फ्यू बोर्ड मेंबर्स जो कि इस इंडस्ट्री में डेकेड्स का एक्सपीरियंस रखते थे। उनको बुलाया, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आइडिया को रिफाइन किया, एंड थ्रू देम वी गॉट टू नो कि एक जो हमारी रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो अपने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉन्च कर रही है। आप उसमें ये आइडिया अप्लाई कर सकते हैं टू गेट अ कमर्शियल लाइसेंस फॉर दिस हुँ। आइडिया, जो कि इसकी अभी तक रेगुलेशन मौजूद नहीं है। तो हमने उसमें अप्लाई किया, वी वर शॉर्टलिस्टेड अमंग द we were among the first 6 startups that were selected for the first regulatory sandbox. उसके बाद we worked on a closed environment, जो कि sandbox का मतलब होता है 6 महीने के टेस्टिंग एनवायरनमेंट में। We got approval from the regulator SECP, Security and Exchange Commission of Pakistan, और फिर this year in February we got a commercial license, और मार्च में हमने एक कमर्शियल प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो YP is basically a combination of two things. We provide you awareness about personal finance, and we give you the accessibility to start your investment journey as first time investor into these regulated investment avenues in Pakistan. So kind of a food panda for all the investment products here in Pakistan. ये समझ लें। अच्छा फुरकान, जब मैं डिस्कस करता हूँ ना कि मुझे लगता है पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम आई गेस कि हमारे पास सेविंग का कॉन्सेप्ट तो है। आपने देखा होगा बच्चों के पास गुल्लक होते हैं, उसमें पैसे जमा करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो पैसा सेव करने के बावजूद भी वहीं का वहीं रहता है जहाँ पे आएगा, उसकी ऑल्दो डिक्रीज ही हो जाता होगा कुछ टाइम बाद, बट वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। आप इस चीज़ चैलेंज को कैसे देख रहे थे यहाँ पे? देखिए, इसका हमारी 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 पूरी अवेयरनेस कैंपेन का पार्ट है।
कि हम लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में आगाही दें। वी गो टू यूनिवर्सिटीज़, वी गो टू डिफरेंट स्टार्टअप्स, वी गो टू डिफरेंट कॉर्पोरेशंस और वहाँ हम आधे घंटे से 45 मिनट का एक इंटरैक्टिव पर्सनल फाइनेंस सेशन रखते हैं, जिसमें हम लोगों को रियलाइज़ कराते हैं कि पहले तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है और हम ये बताते हैं कि एग्ज़ाम्पल देते हैं हम, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर मैंने आपको एक ₹100 का नोट आज से 3 महीने या 6 महीने पहले दिया था और आपने वो वॉलेट में रखा है या आपने अपने तकिए के नीचे रखा हुआ है या आपने इसे बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, करंट अकाउंट में, आपको क्या लगता है कि उसकी परचेज़िंग पावर कितनी बढ़ गई होगी या गिर गई होगी इन द लास्ट 6 मंथ? ऑब्वियसली यानी डिक्रीज़ हो रही होती है। रफली पाकिस्तान हुँ, में इन द लास्ट 6 मंथ 30 टू 35% आपकी परचेज़िंग पावर लूज़ हुई। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट में एग्ज़ैक्टली ₹50,000 पड़े थे या अगर लाख रुपए पड़े थे, तो आपने उसपे रफली 70,000 30,000 से रुपए 35,000 खो लॉस दिए कर दिए। पावर। और ऐसा ही है। यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कमिटीज़ का। तो देखिए अब अगर 10 लोग हैं, 5-5 हज़ार रुपए भी सेव कर रहे हैं, जिसको पहले शुरू में मिल गई वो तो फ़ायदे में रहा। जिसको आखिर में मिल रही है ना, उसको उतने भी नहीं मिल रहे जितने उसने सेव किए हैं। तो इन इमर्जिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, सेविंग से उल्टा आपका पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है। क्योंकि आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो इतनी तेज़ है बिकॉज़ ऑफ द इन्फ्लेशन एंड द डॉलर डिनोमिनेशन ऑफ पीकेआर, क्योंकि आपकी इम्पोर्ट हुँ, बेस्ड कंट्री है, हुँ, तो हुँ। आपको डॉलर से करेंसी डेप्रिशिएट हो रही होती है बड़ी स्पीड से। तो अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से पार्क नहीं करते, आपका पैसा जो है बहुत तेज़ी से खो रहा है। तो आपको अपनी परचेज़िंग पावर जो है ना वो बरकरार रखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा ना कमाएँ, इतना कमाएँ कि आप परचेज़िंग पावर तो बरकरार रख सकें, जिसको हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंस 101। तो इसका सेशन हम लोगों को देते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि व्हाई इन्वेस्टमेंट in a time of recession is very important for citizens of a country like Pakistan और इमर्जिंग इकोनॉमी, जहाँ पे जो परचेजिंग पावर है बहुत तेजी से लूज हो रही है लोगों की। और इन्वेस्टमेंट का हरगिज मतलब नहीं है कि आपने पैसा उठा के ऐसे लगा दिए कि वो आप प्रिंसिपल भी लूज कर दें। देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज इन्वेस्टमेंट। आप लो रिस्क में अपना यही बहुत हो रहा 80% होता है। जी, लो रिस्क का मतलब ये होता है कि आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है, आप उसके हुँ, ऊपर पैसा ग्रो कर रहे हैं, रिटर्न्स रफली 15 टू 16% पर ईयर मिल रहे होते हैं। हाई रिस्क में आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, बट आपका पैसा प्रिंसिपल लूज़ होने की चांसेस होते हैं। तो रफली 20 टू 30% से ज़्यादा आप हाई रिस्क में डालें ही नहीं। तो लोगों को इसके बारे में आगाही देना और जब उन आगाही मिल जाए, तो उनकी हैंड होल्डिंग करके उनकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, वो स्टार्ट करवाने का मकसद वाईपे बनाना था। तो वाईपे के थ्रू दे कैन एक्सेस म्यूचुअल फंड्स जो भी पाकिस्तान में मौजूद है, वो अपना पोर्टफोलियो पूरा मैनेज कर सकते हैं। ₹1000 से स्टार्ट कर सकते हैं और ओपन एंड फंड्स यानी आज डालें, खुदा ना खास्ता आपको कमिटी में तो आपकी बंदे में है, आपको खुदा ना खास्ता अगले महीने ज़रूरत पड़ जाए, ये परसों ज़रूरत पड़ जाए, यू कैन ऑलवेज़ रिडीम योर मनी व्हेनेवर यू वांट। तो दिस इज़ द होल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस अमंग द मासेस, स्पेशली जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स हियर इन पाकिस्तान। अच्छा ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे पाकिस्तान में बीसी की बचत कमेटी जो कि एटलीस्ट हमने हर घर में हर फैमिली में सुना है कि लोग डाल रहे होते हैं। अगेन उसको काफ़ी ज़रूरत थी कि उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाए, लोगों को समझाया जाए कैसे उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक मेजर पार्ट होगा कि हम फीमेल साइड को एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि वो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि बंदा कमा के लाता है, पैसा घर में रहता है, वो बीसी डाल लेती हैं और वो इस तरीके से साइकिल चल रही होती है हमारे घरों के अंदर। तो फीमेल साइड पे किस तरीके से उनको एजुकेट किया जा सकता है? हुँ, हुँ। तो मैं आपको अपने कुछ कस्टमर्स की एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ कि हाउ दे सेव देयर मनी इंटो लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स। लो रिस्क से मुराद ये है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में री-इन्वेस्ट हो रहा होता है म्यूचुअल फंड्स में। तो उनका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड होता है एंड दे आर रफली अर्निंग 15 टू 16% पर ईयर बिकॉज़ ऑफ द करंट इंटरेस्ट रेट इन द स्टेट बैंक। तो वो क्या, मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है या कोई लड़की है जिसकी एंगेजमेंट है 6 महीने में और उसने गोल्ड की रिंग खरीदी है, जो कि उसको आज वो पता करके आती है, तो वो कहता है कि यार ये गोल्ड की रिंग आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ₹30,000 की मिलेगी और उस लड़की की सैलरी इतनी है कि वो हर महीने ₹6,000 सेव कर सकती है। यानी अगर 5 महीने में लगाएँ तो वो और 5 महीने बाद उसकी मंगनी है तो शी कैन सेव इनफ कि वो 30,000 की रिंग खरीद सकती है। बट मसला ये है कि जो 30,000 की रिंग उसको आज दिख रही है, वो 5 महीने बाद 30,000 की नहीं होगी। गोल्ड की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। अब ये हमने देखा है ट्रेंड है। तो हाउ कैन शी मेक श्योर कि यार मैं ₹6,000 ही महीने के सेव करूँ, बट जो मेरे 30,000 है उसकी वैल्यू उस दिन उतनी हो कि वो गोल्ड को खरीद सके। तो उसे कुछ नहीं करना, उसे सिंपल वाईपे के थ्रू या वाईपे के थ्रू नहीं भी, एक जाके गोल्ड म्यूचुअल फंड में ₹6,000 हर महीने डालने हैं। उससे क्या होगा, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, तो वो ₹6,000 गोल्ड के हिसाब से बढ़ेंगे, या गोल्ड की वैल्यू गिरती है, तो वो ₹6,000 गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से गिरेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो ₹30,000 जो डाल रही है, वो एग्ज़ैक्टली गोल्ड की वैल्यू के अंदर ट्रांसलेट हो जाएँगे और 6 महीने बाद उसको वही पैसे मिलेंगे, जितनी की वो गोल्ड की रिंग होगी। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक लड़की है, उसने हमारी हमारी कस्टमर ही है,
उसने 8 महीने बाद वेकेशंस पे जाना था और वेकेशन जो थी वो जो उसका टूर बन रहा था वो बन रहा था ₹40,000 का, उस वक़्त के हिसाब से। लेकिन उसको ये नज़र आ गया था कि जिस तरह वेकेशन की ट्रिप जो कॉस्ट है, पेट्रोल वगैरह की कॉस्ट बढ़ रही है, वो 40,000 का नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 50,000 के करीब या 52,000 के करीब 8 महीने बाद वही टूर। अब वो महीने के बचाती है ₹5,000 और उसके पास 8 महीने। तो वो किस तरह मेक श्योर करे कि मैं ट्रिप के पैसे जमा कर सकूँ और मेरे पास तो 5,000 सेविंग है, जो आज 40,000 का टूर है, मैं उतने का ही करूँ। तो उसने कुछ नहीं करना है, लो रिस्क म्यूचुअल फंड में डाल देना है, जहाँ पे उसका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड हो क्योंकि वो शी डज़न्ट वांट टू टेक रिस्क। वो कहती है मेरे प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है, मुझे इतना रिटर्न मिल जाए कि मेरे जो 40,000 है वो 52,000 के करीब हो जाए 8 महीने बाद और ताकि मेरी जो ट्रिप के पैसे हैं वो मैं उतनी 40,000 सेव करूँ वो 52,000। तो दीज़ आर द बेसिक एग्जांपल्स जो कि हम उन लोगों को सिखाते हैं एज़ केस स्टडीज़ और उनको उनकी ज़बान में उनकी अवेयरनेस देते हैं कि भई कमिटीज़ की एग्जांपल देते हैं, किस तरह वो लूज़ कर रहे हैं। उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, खुदा ना खास्ता उसको ज़रूरत पड़ जाए किसी को बीच में पैसे की। तो ये आपके पास इसकी रिडीम लिक्विडिटी की वाला भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिडीम है कि कभी भी समझाया जाए कि व्हेनेवर यू नीड इट आप उसको विथड्रॉ कर सकते हो। ऑल्दो बीसी के अंदर ये होता है कि आप फिर आप जो भी आपका उसका टाइम पीरियड है, जो डेडलाइन है, आपने उसको मीट करनी होती है और फिर उसमें आप ऐसा ही बाउंड है। हो जाते हो। बट क्योंकि वो चलता आ रहा है एक टाइम पीरियड से, वो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो लोग उसको यूज़ करते आ रहे होते हुँ, हैं। हुँ। सेकंड थिंग फुरकान, जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, किस तरीके से हम स्कूल लेवल के ऊपर चीज़ कॉन्सेप्ट को इनकलकेट कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कि वो इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें जब वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। बिल्कुल। देखिए पर्सनल फाइनेंस इज़ एज़ इक्वली इम्पोर्टेंट एज़ योर एजुकेशन एंड हेल्थ। पर्सनल फाइनेंस को लोग समझते हैं दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा या दिस इज़ समथिंग जो कि जिसके पास पैसे हैं उसको उसको ज़रूरी है। पर्सनल फाइनेंस में आपकी बजटिंग भी आ जाती है, चाहे आप लोअर क्लास, आप मिडल क्लास हों या एलीट हों, एवरीबॉडी नीड्स टू हैव अ बेसिक अवेयरनेस ऑफ पर्सनल फाइनेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन एंड देयर सिनेरियो। तो पर्सनल फाइनेंस पाकिस्तान में काइंड ऑफ अ टैबू है जस्ट लाइक सेक्स एजुकेशन। पीपल डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट देयर पर्सनल फाइनेंसेस इन टर्म्स ऑफ पब्लिक। हालांकि अगर आप इसकी देखें, इवन आवर साउथ एशियन कंट्रीज देख लें या मीना देख लें, वहाँ दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर स्कूल्स और दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर कॉलेजेस where they are basically educated about their personal finances from day one when they start लुकिंग फॉर फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज और अगर उनकी जैसी अर्निंग स्टार्ट होने वाली होती है, उनको वहीं पे ही उनका एक्सपीरियंस जो होता है क्यूरेट हो जाता है अबाउट पर्सनल फाइनेंस कि हाउ दे नीड टू बी स्मार्ट इनफ अबाउट देयर मनी कि वो इस तरह से उसको पार करें, इस तरह से हेज करें, इस तरह से बजट करें कि दे डोंट जस्ट कीप द परचेजिंग पावर को भी मैच करें और उसके साथ-साथ दे कैन आल्सो ग्रो एंड सेव देयर मनी स्मार्टली वेयर दे कैन आल्सो अर्न इनफ रिटर्न्स जिससे वो अपनी कोई भी वेकेशन या कोई भी अपना एक एक्स्ट्रा प्लान उसके साथ कर सकते हैं। तो ये आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट एंड दैट इज़ वाज़ द ओनली रीज़न व्हाई वी पार्टनर विद ऑल द यूनिवर्सिटीज़ हियर इन कराची। हम कराची में गए, वी विल गो टू टियर 2 सिटीज़ एज़ वेल, वी विल गो टू टियर 3 सिटीज़ एज़ वेल। हम जाके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यही करते हैं, पर्सनल फाइनेंस की अवेयरनेस करते हैं, पर्सनल फाइनेंस 101 का सेशन देते हैं, where we educate them about their personal finance, why is it important in the time of recession. This is also very important opportunity for them to learn कि यार अगर मैं ऐसे रिसेशन के टाइम में पर्सनल फाइनेंस की अवेयरनेस नहीं रखूंगा तो मेरे पैसे बहुत तेजी से लूज हो जाएंगे। अच्छा फुरकान, ये तो हमने डिस्कस किया वाईपी फाइनेंशियल सर्विसेज को। इसकी बैक साइड पे स्टोरी होती है, जिस टाइम में चीज़ें प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, आपके पूरा जो टीम होती है, वो जर्नी कैसे रही? बैठना, आइडिया को डिस्कस करना, उसको फिर एक फॉर्म में लेकर आना, वो एक एंटरप्रेन्योर जर्नी जिसको हम समझना चाहेंगे, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो देखिए स्टार्टअप की जर्नी जो होती है इट्स काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड। आपके बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, जिस दिन आप समझते हैं कि आपने बस हर चीज जो दुनिया में थी आपने अचीव कर लिया, और बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं आपके जो कि ज्यादा मिकदार में होते हैं जिस दिन आपको लगता है कि दिस कैन नॉट वर्क एट ऑल। तो आपको ना, जब अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या इफ यू आर एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, आपको ये अपने अंदर मेक श्योर करना है और अपने आप से ये वादा करना है कि आपने हार नहीं माननी है। तो अगर आपके अंदर रेजिलियंस नहीं है, आपके अंदर परसेवरेंस नहीं है, आप पैशनेट नहीं है इतने, और आपके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है कि जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि रेज़िलियंस के साथ कि आपके जो अच्छे दिन आए, उस दिन आपने शुक्र भी अदा करना है। जब आपके पास सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा, तो आपके साथ बुरे दिन भी आएँगे, तो यू विल नो हाउ टू बी पेशेंट एट दोज़ टाइम्स। तो आपको ये जब सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, तो इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टे कंसिस्टेंट
इन योर जर्नी, क्योंकि स्टार्टअप के अंदर ना कंसिस्टेंसी भी बहुत रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपके आपकी जो डायनामिक्स होती हैं या आपका जो एनवायरनमेंट होती है वो चेंज हो रहा होता है और आपने अडेप्ट करना होता है उसके हिसाब से। तो हमारे भी दिन ऐसे हमारी भी बड़ी जर्नी जो थी बड़ी उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स थे। व्हेन वी वर एंडिंग आवर सैंडबॉक्स टेस्टिंग, तो SCCP was pleased with the result and they wanted to give a commercial license last year in December, but we didn't have enough funds कि हम अपने आप को commercially launch कर सकें। So it was very difficult for us to build a product, to build a marketing team, yet to scale this product on a national level. So as founders हमने फिर global accelerators पे apply करना शुरू किया. We applied to hundreds of accelerators globally जो कि आपको grants या आपको अंदर investment करते हैं. उसमें we got shortlisted by many of them. उसमें से फिर 2-3 के साथ हमने अपनी initial fundraising करी, which gave us enough capital injection जिससे हमारी अगले 18 महीने 12 महीने की रनवे मौजूद हुई, जिससे हमने टीम बिल्ड करके अपने एक्सेलरेट कर सके अपनी ग्रोथ को। तो ये हैविंग सेड दैट देयर आर स्टिल डेज वेयर वी एज अ टीम get panic by situations where we need to be calm, और वहाँ पे फिर हमें बड़ी सब्र और तहम्मुल के साथ आगे चलना पड़ता है। कभी-कभार हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आउट ऑफ द स्कोप होती है, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो आपको एज़ फाउंडर बड़ा अडैप्टेबल होना ज़रूरी है, ताकि यू कैन आप जो है अगर आप अडैप्टेबिलिटी की क्वालिटी आपके अंदर होगी, तो आपके पास जो भी सिचुएशन आएगी, आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकते होंगे। और सर्वाइवल इज़ द यू कुड से द फर्स्ट कंडीशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। अगर सर्वाइव ही नहीं कर सकते तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना तो दूर की बात है। तो ये कुछ लेसन्स हैं जो हमने अपनी जर्नी पे सीखे हैं। अच्छा फुरकान, इस पूरी जर्नी में NICK का रोल कैसा रहा? इस जो पूरा आपने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया, कोऑर्ड 5 आई गेस, तो वो एनवायरनमेंट उसमें ग्रो करना, मेंटोर, दूसरे स्टार्टअप भी हैं अब जैसे लोग वहाँ पे नजर आना, स्ट्रगल कर रहे हैं, आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक फॉर पीपल लाइक अस, स्पेशली मेरे जैसे जो लोग हैं जो जेन जी मिलेनियल्स हैं या जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं, who don't have that kind of exposure, जिनके पास कोई ना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है इतना, ना उन्होंने कोई पहले बिजनेस रन किए हैं, तो फॉर पीपल लाइक अस देयर इज अ लॉट ऑफ यू कुड से लिटरेचर दैट नीड्स टू बी डाइजेस्टेड, और उसके लिए आपको काफी मेंटोरशिप भी चाहिए होता है, आपको राइट गाइडेंस भी चाहिए होता है। तो फॉर मी NIC was very instrumental in a way where they didn't just help me in terms of my capacity building as founder, but also helped me with the lingo of startups. What is the basic difference between a startup and a small business? Scalability का क्या aspect होता है startup में जो कि small business में बहुत कम पाया जाता है, और क्या टेक्नोलॉजी को किस तरह लेवरेज किया जा सकता है for the scalability aspect, how business model work for startups, how revenue model work for startup, how to pitch your startup to an investor। तो बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं to give you an exposure with the industry experts या relevant stakeholders, या आपको वो लोगों से मिलवाना जो जिधर तक आपकी खुद डायरेक्ट रीच नहीं होती। तो उस सिलसिले में NIC की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और NIC is a great space for people like us, for first time founders, for budding entrepreneurs, for aspiring entrepreneurs कि even आपको ये भी पता करना है कि मैं entrepreneurship कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, am I made for entrepreneurship or not, then these incubation centers are a great test bed for you to experiment and to learn a lot। And क्योंकि एक community होती है, you learn a lot from similar experiences, from similar experiments that are happening around you। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है अगर आप एक एक्सेलरेशन सेंटर या एक इंक्यूबेशन सेंटर में चले जाएं एट योर अर्ली स्टेज। हाँ, अमेजिंग कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे आप सीख सकते हैं, और अपने जैसे लोग होते हैं तो आपको उनके भी साथ डिस्कशन करने का मौका मिल रहा होता है कि तुम्हारे स्टार्टअप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तुमने उसको कैसे उसको डील किया। तो वो जो कल्चर बड़ा अच्छा लगा NICK का, वो काफ़ी वहाँ से तो हैदराबाद में भी आगे उन्होंने स्टार्ट कर लिया, तो भी बड़ा अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान में ग्रो कर रही है। फुरकान, आपने शायद देखा होगा कि लास्ट टाइम पाकिस्तान में काफ़ी क्रेज था जब ये एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया का जो काफ़ी वायरल हुआ था, शार्क टैंक इंडिया। उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ पे इसकी तरफ डाइवर्ट हुए थे कि फाइनेंस होता है क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होती है। एक अच्छा प्रोग्राम लगा था, ऑल्दो मैंने डिस्कस करा था कि पाकिस्तान का भी
प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था आइडिया करोड़ों का, जो पाकिस्तान बेस्ड था बट वो इतना वायरल नहीं हो पाया था। तो इस किस्म के प्रोग्राम्स को आप किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया जो लोकली हो, जिसकी रीच ज़्यादा हो, जो कि अगेन जो आपकी थीम से रिलेट करता है, जो लोगों को आपके साथ कनेक्ट कर सकेगा? So basically, देखें आप we need to understand some dynamics. So हमारा स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है, it's where India was 10 years ago. So we are at a very nascent stage in terms of startups. बहुत ही nascency stage पे हम compared to even our South Asian neighbors like Bangladesh and India. So India में जो startup ecosystem है वो इतना बड़ा हो चुका है कि next in line after US and I think Israel, ये top 2-3 countries के बाद इंडिया का startup ecosystem को समझाता है. They have multiple unicorns already. They have multiple unicorn exits already. So they have the ecosystem that has been already developed. So down the road, we are on the right footsteps. 5 years down the road, if we have a show like this, I believe there is huge potential for getting the virality of that show. But right now, I think it's too early for our ecosystem. But having said that, there is no harm in having these kind of shows. But again, we are at a very nascent stage in terms of startup ecosystem. But down the road, this totally makes sense to have a show of our own, like फुरकान, Shark एक क्वेश्चन मैंने खैर पहले पूछना था बट अगेन मिस आउट हो गया था। हबीब यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा और हबीब यूनिवर्सिटी में आप एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी रहे, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? So हबीब का जो लिबरल आर्ट्स एक्सपोजर है वो इट्स वेरी वाइटल फॉर खास तौर पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कि देखें लिबरल आर्ट्स से लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या मतलब होता है। देखें लिबरल आर्ट्स गिव्स यू द एक्सपोजर एंड द विंग्स दैट अगर आप इवन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, यू हैव टू स्टडी फिलोसफी, यू हैव टू स्टडी लिटरेचर, यू हैव टू स्टडी म्यूजिक ऑप्शनल है, यू हैव टू स्टडी effects of science and technology on the society. You have to study climate change. You have to study modernity. You have to study Pakistan, modern South Asia. तो आपको ह्यूमैनिटीज भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। तो जब आप ये पढ़ते हैं ना तो आपकी जो जो पर्सनालिटी बनती है ना, इट्स अ वेरी वर्सेटाइल पर्सनालिटी, आप बड़े वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनते हैं। तो जब फिर आप प्रॉब्लम को पिक करते हैं ना, तो यू जो जस्ट डोंट इवैल्यूएट दैट प्रॉब्लम फ्रॉम वन लेंस, तो आपके पास एक मल्टीपल लेंस का एक स्पेक्ट्रम आ जाता है जिससे आप उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो कभी-कभार ये होता है कि एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन एक डिज़ाइन का स्टूडेंट दे दे या एक ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट दे दे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो एक्सपोज़र जो है ना वो आपको मिलना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आपकी जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ होती हैं उसमें। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा अच्छा था क्योंकि मैं मैथ्स का माइनर कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे क्योंकि मेरी मैथ्स की एडवांस कोर्सेज़ ली थी, तो आई वाज़ आल्सो द टीचिंग असिस्टेंट फॉर कैल्क 1 एंड कैल्क 2, कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 फॉर जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते थे। तो वही चीज़ें जो मैंने सीखी वो मैंने ट्रांसलेट करी अपने जूनियर बैचेस में, व्हिच आई रियली लाइक्ड अबाउट हबीब कि जो कम्युनिटी का कांसेप्ट है, पासिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन, पासिंग ऑन द एक्सपीरियंसेस इज़ फिनोमिनल, कि आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसलेट हो रहे थे। तो दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी एंड दैट होल्ड्स अ स्पेशल वैल्यू स्टिल इनसाइड मी फॉर हबीब। थैंक यू सो मच फुरकान यार, बहुत मज़ा है आपके साथ बात करके, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इस पे आप काम कर रहे हैं। द लास्ट एडवाइस जो आप देना चाहेंगे यंग के साथ जो अपनी एजुकेशनल जर्नी कंप्लीट करके अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करना चाहती हैं? Thank you, first of all, Mudassir, for having me. It was great speaking with you. और मेरी बस यही एडवाइस होती है जो मेरे जैसे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स अभी हो रहे हैं या जो होने वाले हैं या जो ऑलरेडी हो चुके हैं, यू हैव टू स्टे होपफुल। देखें बड़ी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चली, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ग्लोबली। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है। बहुत सारे लोग ये आपको एडवाइस देंगे कि आप बाहर चले जाएं, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। देखें जो एडवाइस दे रहे हैं वो मोस्टली बूमर्स हैं या पिछली जनरेशन के लोग हैं। मेजॉरिटी पाकिस्तान में मोर देन 65% जो पॉपुलेशन है बिलो द एज ऑफ 30 है। यू आर द वंस हु आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट डायरेक्शन Pakistan will take in the next 5 to 10 years. So you have to stay hopeful and you are going to be very pivotal in terms of building this nation, whatever it is going to be in the next 5 to 10 years. Stay hopeful or take every problem as an opportunity. आप उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी लेके चलें, उसको आप साइड हसल बना सकते हैं, आप उसको फुल टाइम स्टार्टअप बना सकते हैं, आप ऐसी कंपनी में काम कर सकते हैं जिसका कोई एक पर्पस हो, मिशन हो। तो it's all on you how you want to shape your career or how you want to shape your life ahead.
बट यू नीड टू बी स्टे होपफुल, और आपको अपना अपना जो भी आप मिशन और विजन पकड़ें, फिर उसके लिए आप पैशनेट हों इतने कि आप उसको एंड तक परस्यू करें। ये ना हो कि आप करके फिर अगले साल आप कहें कि नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। थैंक यू सो मच फुरकान, बहुत मज़ा आपके साथ वर्क करके। और सबसे स्पेशल चीज़ जो मुझे लगती है कि पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत भी है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, स्पेशली फाइनेंशियली लोगों को एजुकेट करना कि किस तरीके से एक बेटर लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, बजटिंग का कॉन्सेप्ट, और ऐसे कौन से वेज हैं इसके थ्रू कंपनीज को ही फ़ायदा पहुंच सकता है। आपका पैसा जो बैंकों में रखा हुआ है वो वहीं का वहीं रहता है, बजाय कि आप कंपनी से इन्वेस्ट करें करें इन्वेस्ट करें, आप भी ग्रो करेंगे, कंपनीज भी ग्रो करेंगे, अल्टीमेटली आप इकोनॉमी को बेटरमेंट, इकोनॉमी को फायदा होगा। तो अगेन सच अ नाइस कॉन्सेप्ट जिस पर आप काम करें, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।